नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी दुर्गा आपके जीवन में सभी बाधाओं को दूर करें और आपको सफलता, शांति और समृद्धि प्रदान करें। यही कामना के साथ मैं एक बार फिर से आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 38 लेक्चर को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के एक और राजपूत शासन या राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं कच्छप पाद वंश। ठीक है, तो अभी तक आप सभी को पता है, हमने मध्य प्रदेश का तोमर राजवंश पढ़ा, चंदेल पढ़ा, राजा भोज पढ़ा। ऐसे अनेक वंशों को हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, ऐसा ही कुछ हमारे एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं या यहीं से आने वाले हैं। आपको कभी यह लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हों या अच्छे भी लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर आंसर कीजिएगा कि हाँ सर, मुझे यह सीरीज सबसे अच्छी लग रही है। अभी बस इसमें अब मध्यकाल का इतिहास बचा है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लेक्चर होंगे। उसके साथ हम मध्य प्रदेश की कला और इतिहास वाला जो सिलेबस है उसे पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट राजवंश, जिसे हम बोलते हैं कच्छप घात वंश। देखिए, कच्छप घात वंश की हम बात करते हैं तो यह प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार और चंदेल राजवंशों के सामंत हुआ करते थे, यानी कि यह चंदेल और गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के अधीन काम करते थे। 10वीं 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान यह क्या हुआ कि ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी और एक कच्छप घात वंश मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर हमें मुख्य रूप से कच्छप घात वंश का शासन देखने को मिलता है। श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, अशोकनगर, गुना, ये सभी क्षेत्र में हमें प्रारंभ में कच्छप घात वंश का शासन देखने को मिलता था। अब देखिए, कच्छप घात का यहाँ पर आपको अर्थ भी पता होना चाहिए। कच्छप घात का अर्थ क्या है? तो कच्छप घात का अर्थ है कछुआ मारने वाला या कछुओं का शत्रु। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? कच्छप घात बोलता है। अब इस वंश की मध्य प्रदेश में 3 जगह पर मेनली 3 जगहों पर यह राजवंश स्थापित हुए। एक हमारा हुआ ग्वालियर में, यह पर गोपालचल पर्वत पर। एक जो नरवर, जो कि कहाँ पर है? शिवपुरी में है। और फिर एक हुआ सिहोनिया। सिहोनिया कहाँ पर है? तो सिहोनिया हमें पता है कहाँ पर है, मुरैना में है। सॉरी, नरवर हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? आज की डेट में अशोकनगर में देखने को मिलता है। ठीक है, ये 3 जगहों पर इस राजवंश का हमने शासन देखा। इनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इनके बारे में अधिकतर हमें स्थापत्य कला में इनके योगदान देखने को मिलते हैं। इनके द्वारा मध्य प्रदेश में बहुत सुंदर और खूबसूरत मंदिर बनवाए गए, जिनका नाम आपने सुन रखा होगा। जैसे सहस्त्रबाहु मंदिर आपने सुन रखा होगा, सास बहू का मंदिर सुना हुआ है। ऐसे अनेक मंदिर कच्छप घात वंश के राजाओं ने मध्य प्रदेश में बनवाए। ठीक है, अब कोई वोलते हैं कि जो कच्छप घात वंश जो मध्य प्रदेश का है, वह प्रारंभ में जो हमें कछवाहा राजपूत शासक देखने को मिलते हैं आमेर राजस्थान में, वहाँ से संबंधित हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, कच्छप वंश की शाखाएं और उनके संस्थापक की हम बात करते हैं तो ग्वालियर में जो शाखा थी, उसके जो संस्थापक थे उनका नाम था भद्रदामन। नरवर, जो कि शिवपुरी की शाखा है, सॉरी वहाँ पर मैंने अशोकनगर बोल दिया था, याद रखना। नरवर कहाँ की शाखा है? तो शिवपुरी की शाखा थी और यहाँ के जो संस्थापक हैं उनका नाम है सुमित्र। फिर देखिए, धूपकुंड श्योपुर की शाखा, यहाँ के संस्थापक थे युवराज। ये भी शाखाएं हमें देखने को मिलती है। अब आगे हम एक एक राजाओं के बारे में पढ़े, उससे पहले मैं आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी भी देरी नहीं हुई है, आपको 75 टेस्ट टोटल मिल रहे हैं, जिसमें से 50 यूनिट वाइज मिलेंगे और 25 अपनी FLT मिलेगी। 50 यूनिट वाइज में हम आपको PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में आंसर की भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कभी आपको लगता है कि सर हम ये PDF निकाल कर हम ऑफलाइन देना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन भी उन टेस्ट को दे सकते हो। कभी आपको लगता है नहीं सर हम तो ऑनलाइन देंगे, हमारे पास समय कम है, तो आप उस टेस्ट को ऑनलाइन भी दे सकते हो। लगातार आप सभी को पता है, अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें बताया गया है कि 300 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, 300 प्लस कभी आ गई
तो याद रखिएगा जो लोग अभी तक छोड़ चुके हैं एमपीपीएससी की तैयारी करना, वो लोग भी इसमें जुट जाएंगे। तो हमें वो जुटें, उससे पहले हमें तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। तो तैयारी प्रीलिम्स का सीधी सी कहानी है कि आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है। टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और प्रीलिम्स जो परीक्षा है वह प्रैक्टिस का ही खेल है। तो मेरा यही मानना है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीएससी बाय डीसी सर की जो टेस्ट सीरीज चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। अब हम आगे चलकर एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिलती है। तो जिन भी हमें शासक की जानकारी मिली है उनकी हम बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले राजा है भद्रदामन, जिसे कच्छप घात वंश का संस्थापक बोला जाता है। इन्होंने ग्वालियर, जिसे पहले गोपांचल के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर कच्छप घात वंश की स्थापना की थी। गंगोला ताल एक अभिलेख है, उसके अनुसार 981 ईस्वी में ग्वालियर में कच्छप घात वंश की स्थापना हुई थी। इन्होंने शुरुआत में अपनी राजधानी सिहोनिया को बनाया, जो कि आसन नदी के किनारे कहाँ पर है, मुरैना में। याद रखिएगा, आसन नदी के किनारे कहाँ पर, मुरैना जिले में है सिहोनिया। 1997 में इन्होंने राजा धंगदेव आप सभी को पता है चंदेल शासक थे, इनको पराजित किया और कहाँ पर, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। और इसी वर्ष इन्होंने अपनी राजधानी सिहोनिया से हटाकर क्या बना ली, ग्वालियर को बना ली। इन्होंने कई उपाधियां धारण की, जैसे महाराजाधिराज, कच्छप घात वंश, तिलकम और छेणीपति। इनकी जो प्रमुख उपाधियां हैं यह इन्होंने धारण की थी। 1000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिनके बाद इनका पुत्र मंगल राज क्या बनता है, कच्छप घात वंश का अगला शासक बनता है। देखिए दोस्तों, कभी आपको लगता होगा कि सर हम पढ़ते रहते हैं पर आप हंसी मजाक नहीं करते हो, मज़ा नहीं आता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक शिक्षक की जो ड्यूटी है वह है कि सीरियस होके आप सभी को पढ़ाएं, आपके दिमाग में उसे फिट कर पाए। अभी हम मजाक करने की स्थिति में नहीं है कि हम 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं और हमें आप मजाक करके पढ़ाइए, तो यह पॉसिबल नहीं है। ना हमने मेंस में मजाक करके कभी पढ़ाया, ना प्रीलिम्स में मजाक करके पढ़ाया। हमने हमेशा सीरियस होकर पढ़ाया। हमारे पूरे टीचर ने कभी हंसी मजाक नहीं करते हैं, और इसी हंसी मजाक को चलते हुए आपको लगता है कि हम एक डेडिकेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हर चीज़ पे हंसी मजाक होती रहती है, अपने आप को दिखाना चाहते हैं, तो वो दिखावे के पीछे ना भागें, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप उसके पीछे भागिए। ठीक है, अब हम मंगल राज की बात करते हैं। तो वज्रदामन के बाद कौन मंगल राज शासक बनते हैं, जिनका शासन 1000 ईस्वी से लेकर 1015 ईस्वी तक चलता है। इनके बारे में जानकारी मिलती है कि जो सास बहू का मंदिर है वहाँ पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, वहाँ से इनकी वीरता का वर्णन मिलता है। देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि जहाँ सूर्य की किरणों के समान अंधकार शत्रुओं को नष्ट करने वाला बताया गया है। क्या बताया कि जिस प्रकार सूर्य किरणें अंधकार को नष्ट कर देती हूँ, उसी प्रकार जो मंगल राज थे वह शत्रुओं का नष्ट कर देते थे। इन्होंने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। पश्चिमी बुंदेलखंड से लेकर धौलपुर और भरतपुर तक इन्होंने अपना फैला लिया था, साम्राज्य को फैला लिया था। इनके बाद एक प्रमुख शासक बनते हैं कीर्तिराज, और कीर्तिराज भैया बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। इनके बारे में बार बार एमपीपीएससी मेंस में पूछा जाता है। अब देखिए, कीर्तिराज कौन थे, तो यह मंगल राज के पुत्र थे। ये 1015 ईस्वी में कच्छप घात वंश के क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। ठीक है, अब इनको जो विशेषकर जाना जाता है वह मुख्य रूप से जो विद्याधर चंदेल थे उनके साथ संबंधों के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्होंने उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभाई, और इन्होंने विद्याधर चंदेल के साथ मिलकर बहुत सारे राजाओं ने जो इन पर आक्रमण किए उन्हें असफल किया। सर्वप्रथम अपन को याद रखना है कि 1019 ईस्वी में जब मोहम्मद गजनबी ग्वालियर के किले पर हमला करता है, तो ये क्या करते हैं, विद्याधर चंदेल की मदद से कीर्तिराज इस आक्रमण को क्या कर देते हैं, असफल कर देते हैं। फिर देखिए, चंदेल और परमार, जिसके राजा भोज के साथ इनके संबंध की बात करते हैं, तो कीर्तिराज ने विद्याधर चंदेल का साथ दिया जब उन्होंने कन्नौज के शासक राज्यपाल की हत्या की थी। इसी आपसी सहयोग के कारण जब मालवा के परमार शासक राजा भोज ने ग्वालियर पर हमला किया, तो विद्याधर चंदेल ने कीर्तिराज का साथ दिया और राजा भोज की महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं होने दिया। ठीक है, यह जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है, तो सास बहू के मंदिर के पास जो अभिलेख मिला है उससे प्राप्त होती है। स्थापत्य कला में इन्होंने बहुत योगदान दिया, तो जो कि आज मुरैना में एक कखन मठ मंदिर हमें देखने को मिलता है, जिसे बोला ये मुख्य रूप से शिव भगवान को समर्पित है, और इसे बोला जाता है कि इस मंदिर को भूतों के द्वारा बनाया जा रहा था,
परंतु इसमें बोला गया था कि इस मंदिर को रातों रात आपको कंप्लीट करना है, परंतु सुबह हो जाती है तो यहाँ मंदिर कंप्लीट नहीं हो पाता, ऐसा भी बोला जाता है। बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं, परंतु अपन को याद रखना है ककन मठ मंदिर कहाँ पर है, सिहोनिया, जो कि कहाँ पर, मुरैना जिले में स्थित है। अब देखिए, इनके बाद एक शासक बनते हैं मूलदेव। कीर्तिदेव के जो पुत्र थे उनका नाम था मूलदेव। यहाँ 1035 ईस्वी में ग्वालियर के कच्छप घाट शासक बनते हैं। अब इनकी उपलब्धियों की हम बात करते हैं। सास बहू के मंदिर में जो अभिलेख प्राप्त हुए उनके अनुसार कहा गया है कि मूलदेव ने त्रिलोकमल और भुवनपाल जैसी उपाधियां धारण की थी। त्रिलोकमल और भुवनपाल जैसी उपाधियां धारण की थी। उन्होंने अपनी शक्ति को स्थापित करते हुए चंदेलों से स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया गया। जैसे हमने देखा कीर्तिराज ने राजा विद्याधर के साथ अपने दोस्ती वाले संबंध निभाए, उसी प्रकार क्या हुआ कि उनके पुत्र जो मूलदेव आए तो उन्होंने बोला नहीं, हम चंदेलों से भी शक्तिशाली हैं, और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब देखिए, इनके शासन काल में जो सांस्कृतिक योगदान है इनके द्वारा, मूलदेव के द्वारा बहुत दिया गया। इनके समय में कायस्थ परिवार था जिनके मुखिया थे मनोरथ। मथुरा से कहाँ पर आता है, ग्वालियर आता है, और इस परिवार ने ग्वालियर के दुर्ग में कई मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें स्मरहरि शिव और हरि विष्णु मंदिर प्रमुख थे। पारिवारिक की हम बात करते तो मूलदेव की पत्नी का नाम देवव्रता था और उनके 2 पुत्र थे, देवपाल और सूर्यपाल। मूलदेव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र देवपाल क्या बनते हैं, शासक बनते हैं, जो 1055 से लेके 1075 तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम चलते हैं तो उसके बाद एक शासक बनते हैं पद्मपाल। देवपाल के बाद कौन बनते हैं, पद्मपाल यहाँ के शासक बनते हैं कच्छप घाट वंश के। और जो सास बहू मंदिर से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें कहा गया है कि इनकी तुलना किससे की गई है, जो मंधाता नरेश थे ओमकारेश्वर की जिन्होंने स्थापना की थी, उन महान शासक से इनकी तुलना की गई है। ऐसा कहा जाता है कि ये दस्युओं का उन्मूलन करने वाला भी इन्हें कहा गया है। व्यापार की हम बात करते तो इन्होंने इस दौरान शांति और सुरक्षा के कारण ग्वालियर और सिहोनिया महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। दूर दराज से क्षेत्रों के व्यापारी, जिन्हें सार्थगण हमें कहते हैं, वहाँ व्यापार करने आते थे, जिसके कारण कच्छप घाट वंश राज्य जो था वह कैसा हो गया था, समृद्ध हो गया था। इन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान चलाए और महत्वाकांक्षा और शक्ति का प्रमाण भी दिया। कला और स्थापत्य कला में बोलते हैं तो इनके द्वारा पद्मपाल कला का संरक्षण दिया गया और पद्मनाभ मंदिर, जिसे हम आज की डेट में सास बहू मंदिर बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पद्मपाल के द्वारा ही उस मंदिर का निर्माण कार्य शुरुआत कराई गई थी। बाद में यहाँ पद्मनाभ मंदिर सास बहू के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इनके बाद एक शासक बनते हैं महीपाल, जो कि सूर्यपाल के पुत्र थे। महीपाल 1104 ईस्वी में ग्वालियर के शासक बनते हैं और भैया इन्हें सास बहू मंदिर अभिलेख में सूर्य जनित और सूर्य निरप नंदन कहकर सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, महीपाल याद रखिएगा, किस नाम से, सूर्य जनित और सूर्य निरप नंदन कहकर इन्हें सम्मानित किया गया है। भैया जब ये राज अभिषेक होता है तो ये 2 प्रतिज्ञाएं लेते हैं कि इनके चाचा पद्मपाल ने जो मंदिर की शुरुआत कराई थी, जिसका नाम था सास बहू का मंदिर, उसका निर्माण कार्य पूरा कराएंगे। साथ साथ अपने राजकुमारी का विवाह कामदेव के समान सुंदर राजकुमार से करने की इन्होंने क्या की थी, प्रतिज्ञा ली थी। उपाधियाँ क्षिति, बती, पालक और अद्भुत कनक, तुलापुर जैसी उपाधियाँ इन्होंने धारण की और प्रशासनिक और धार्मिक प्रतिष्ठा को दर्शाती थी। इन्होंने क्या किया, फिर सास बहू मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया और इनके उत्तराधिकारी बने रत्नपाल। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, महीपाल की 1108 ईस्वी में हुए। उसके बाद इनके कौन बने, अगले शासक रत्नपाल बने। ठीक है, अब आगे चलें उससे पहले मैं MPPSC मेंस आंसर राइटिंग बेस 3.0 की आपको बात बता देता हूं कि यहाँ हमारे DC सर और मनोज पाल सर के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें मनोज पाल सर जो कि हाल ही में AD फाइनेंस के तौर पर नियुक्त हुए हैं, जिन्होंने 7 इंटरव्यू दिए थे और 8वें इंटरव्यू में ये सफल हुए हैं। तो इनके द्वारा जो आप आंसर राइटिंग करके देंगे वो चेक किसके द्वारा की जाएगी, मनोज पाल सर के द्वारा की जाएगी। यहाँ मात्र आपको 300 रुपये में मिलने वाली है और इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी मैं एक वो बता देता हूँ कैसे करना है कि हम डेली आपको शाम को प्रश्न देंगे, आप उनकी आंसर राइटिंग करके अगले दिन हमारे ग्रुप में पहुँचाइएगा। वहाँ पर हम आपकी कॉपी का एनालिसिस आपको बताएंगे। समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हम आपकी जितनी भी परेशानियाँ उन सभी को दूर करेंगे। आपको कुछ भी परेशानी आती है तो हमारे दिए गए नंबर पर आप
आकर कांटेक्ट कर सकते हैं इस प्रोग्राम से संबंधित। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब देखिए, कच्छप घाट वंश मेनली स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। तो इनके प्रमुख मंदिर है ककन मठ, जो कि मुरैना के सिहोनिया शहर में स्थापित है और ये भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण राजा कीर्तिराज के द्वारा कराया गया था। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कखनावती, जो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हीं के लिए इन्होंने मेनली ककन मठ मंदिर का निर्माण कराया था। इसे बहुत सारे लोग भूतों का मंदिर भी बोलते हैं कि भूत के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया, और सुबह हो गई थी तो इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा ना हो पाया, इसलिए यहाँ से भूत भाग गए थे। परंतु हमें याद रखना है कि इसका निर्माण किसने कराया? राजा कीर्तिराज ने कराया। फिर सास बहू का मंदिर आप सभी को पता है, अभी हाल मैंने बताया किसके द्वारा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा सास बहू के मंदिर का पूर्ण कार्य किसके द्वारा कराया गया था। यह विष्णु भगवान को समर्पित है, क्योंकि इसका मतलब था सहस्त्र बाहु 100 भुजाओं वाला, और कुछ से बोला जाता था विष्णु भगवान को बोला जाता था, विष्णु भगवान को यह समर्पित है। परंतु ये सहस्त्र बाहु मंदिर प्रचलित बोलियों में आ गया, जिसके बाद ये इसे सास बहू मंदिर के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया। ये कहाँ पर है? तो ये है ग्वालियर में। फिर 64 योगिनी मंदिर, ये कहाँ पर है? ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिले के पडावली नामक स्थान पर एक मितावली गांव है। मितावली गांव में यह 64 योगिनी मंदिर है, और इसका निर्माण कराया था राजा देवपाल ने। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा है, गोल मंदिर है, और इसमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको 64 योगिनियाँ, जो कि किसकी पूजा करती हैं? भगवान की। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जो पुरानी संसद थी उसका डिज़ाइन किससे लिया गया था? तो ये मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से ही लिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। ये पूरी जानकारी जो मैंने दी है, यह पूरी जानकारी यूपीएससी के प्रश्न में दी गई थी, और उसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको तैयार रहना है, ऐसा प्रश्न आपके एमपीपीएससी में भी आ सकता है। फिर देखिए, कच्छप कालीन मंदिर हमें कादवाहा, जो कि अशोकनगर में है, यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख मंदिर है, जैसे चांदला मंदिर है, मारघटिया मंदिर है, मरघटिया मंदिर है, गढ़ी मंदिर है। ठीक है, तो ये सभी मंदिर, एकला मंदिर है। तो ये सभी मंदिर आपको याद रखना है अशोकनगर में है, जो कि कच्छप घाट वंश से ही संबंधित है। अब आपको बताना है कि यह लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में यह बताइएगा कि सास बहू का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मिलेंगे अगले लेक्चर में कल वापस से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।